Hello students, welcome to the part 4 of our chapter Physical Features of Geography। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे डेक्कन प्लेटू की। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा था वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घाट्स। घाट्स का मतलब क्या होता है। देखिए घाट्स का मतलब होता है पहाड़ियाँ, जो हिल रेंज जो होती है, हिली एरिया होता है, तो घाट को बोलते हैं पहाड़ियाँ। ठीक है। तो इंडिया का जो साउथ सदर्न पार्ट है, जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन पेनिनसुला है, तो देखिए जो ये वाटर बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्ट, और ये वाला है आपका ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है। अब इस कोस्ट के पास ही कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ छोटी छोटी, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, कुछ हिल्स बनी हुई है। तो जो वेस्टर्न साइड में उनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, और जो हिल्स ईस्टर्न साइड में उनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, तो देखिए जो ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं, ये डेक्कन प्लेटू हैं, उसका वेस्टर्न और ईस्टर्न एज को मार्क करते हैं, यानी उसका जो किनारा है उसको मार्क करते हैं। द एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, देखिए इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 900 से 1600 मीटर, यानी बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है, कंपेयर टू 600 मीटर्स इन केस ऑफ ईस्टर्न घाट्स। यानी कि देखिए 900 से 600 मीटर्स जो है वो वेस्टर्न एरिया की जो घाट्स हैं वो, और जो ईस्टर्न घाट्स है वो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है, वो 600 तक ही है। तो यानी ईस्टर्न घाट्स की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत ऊंची नहीं है, वेस्टर्न घाट्स की जो हिल्स हैं वो थोड़ी कंपैरेटिवली इससे हाई हाई हैं। ठीक है। देन जो ईस्टर्न घाट्स है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, वो महानदी वैली से लेके, यानी जो महानदी रिवर वैली सिस्टम है, वहां से नीलगिरी जो साउथ में है, तमिलनाडु और ईस्ट केरला वाला एरिया में, तो वहां तक का जो एरिया है ये आपका ईस्टर्न घाट्स कहलाता है, ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया। एंड द वेस्टर्न घाट्स जो है वो, वेस्टर्न घाट्स जो है वो आपका गुजरात से लेके केरला तक का पार्ट आ जाता है। और वेस्टर्न घाट्स की वजह से ही इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, जो मेनली ओशियनोग्राफिक रेन्स लेके आता है, यानी कि ओशियंस की वजह से जो बारिश होती है, ठीक है, वो करवाता है। क्योंकि ये जो माउंटेन्स, ये जो वेस्टर्न घाट्स है, इट फेस द रेन लेडन विंड्स फ्रॉम द वेस्ट, यानी जो वेस्टर्न साइड से जो भी जो मतलब हवाएं आती है, जो विंड आती है, विंड्स आती है अपने साथ मॉइस्चर लेके, तो उनकी जो बारिश होती है इस एरिया में, वो वेस्टर्न घाट से टकराकर ही, स्ट्राइक करके ही, इसके जो विंडवर्ड साइड होती है, जो लीवर्ड साइड होती है, वहां पर ये बारिश करवाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें इंडियन डेजर्ट। तो देखिए इंडियन डेजर्ट जो है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। देखिए वेस्टर्न घाट्स के जो स्टेट्स है मैं आपको बताती हूँ। जो ये वाला एरिया है, तो वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका एंड केरला, ये वेस्टर्न घाट्स स्टेट्स हैं। और जो ईस्टर्न घाट्स है वो आपका तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा, एंड देन जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, ये ईस्टर्न घाट स्टेट है। तो वेस्टर्न घाट्स की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट जो यहाँ की पीक है, वो है आपका अनाईमुड़ी। ठीक है। तो अनाईमुड़ी याद रखिएगा। और जो सेकंड हाईएस्ट है वो है डोडा बेटा, वेस्टर्न घाट्स की। और जो ईस्टर्न घाट्स की है सबसे हाईएस्ट पीक है, उसको बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम जो है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस नेम है उसका। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ईस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है। ठीक है। तो वो आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो है देखिए, जो राजस्थान वाला एरिया है वो, उसमें कुछ पार्ट जो है वो डेजर्ट वाला पड़ता है, क्योंकि विंड जो है बहुत ड्राई ब्लो करती है वहाँ पर। जो माउंटेन जो माउंटेन जो मानसून बियरिंग, जो मॉइस्चर बियरिंग विंड्स है वो वहाँ पर पहुंच नहीं पाती है। ठीक है। अरावली रेंज के इधर ही रह जाती हैं। तो डेजर्ट वाला एरिया भी इंडिया में पड़ता है, यानी कि इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो काफी डाइवर्स है। तो देखिए जो इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ की तरफ आता है, टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। अरावली हिल का जो वेस्टर्न एरिया है वो आपका इंडियन डेजर्ट में आता है। और ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत स्केंटी, यानी बहुत रेयर रेनफॉल होता है। और जो रेनफॉल कितना होता है, करीब 150 जो मिलीमीटर है, उससे भी बहुत कम, यानी बहुत मतलब नाम मात्र का रेनफॉल होता है, बहुत मतलब बहुत थोड़ा सा ही रेनफॉल होता है। और ये जो क्लाइमेट है यहाँ की जो क्लाइमेट होती है बहुत ज़्यादा अरिड होती है, यानी बहुत ड्राई है। और वेजिटेशन भी बहुत यहाँ पर स्केंटी है, मतलब बहुत रेयर है। लूनी यहाँ का ओनली लार्ज रिवर है, यानी जो लूनी रिवर है, केवल एक वही यहाँ की ओनली रिवर है। और जो बाकी की छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स है, जो छोटी छोटी रिवर्स होती है, वो भी अपीयर होती है सिर्फ रेनी सीजन में, यानी जब रेन होती है तब वो छोटी छोटी रिवर्स जो है वो अपीयर होती हैं। और यहाँ पर क्रिसेंट शेप जो ड्यून्स होते हैं, जिनको बालचंस बोलते हैं,
वो इस एरिया में बहुत ज्यादा मिलते हैं। बालचंस क्या होते हैं, जो क्रिसेंट मतलब एक जो प्लेट के शेप में, थाली की शेप में जो यहाँ पर ड्यून्स बनते हैं, जो रेतीले मैदान में हवा अपने साथ फ्लो करके उड़ा के ले आती है, तो वो एक क्रिसेंट शेप में बन जाता है, तो वहां पर उसको बालचांस बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है इस एरिया में। नेक्स्ट इसमें आता है जो कोस्टल प्लेन्स है। देखिए कोस्टल प्लेन्स वाला जो एरिया है, अरे ये तो क्या था, वन हमारा थोड़ा कोस्टल प्लेन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा रह गया है, कोई बात नहीं, उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो कोस्टल प्लेन्स है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ पर जो मतलब पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, मतलब बहुत नैरो जो कोस्टल एरिया है बहुत नैरो है। और ये जो अरेबियन सी है वेस्ट साइड में उसको कवर करता है, वहां पर लाई करता है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल को लाई करता है। देन वेस्टर्न कोस्ट जो है, इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट किसके बीच में आता है, जो वेस्टर्न घाट है और अरेबियन सी के बीच वाला पार्ट है उसको वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, क्योंकि देखिए घाट मतलब पहाड़ी, अरेबियन सी मतलब जो वाटर बॉडी है, और उसके बीच में जो कोस्ट पड़ता है, जो किनारा पड़ता है, उसको वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। अब वेस्टर्न कोस्ट भी तीन सेक्शंस में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो पहला तो आता है इसमें कोंकण। ठीक है, कोंकण वाला कौन सा एरिया कहलाता है, जो मुंबई और गोवा के बीच में आता है, और ये सबसे नॉर्दर्न पार्ट है। देन कन्नड़ प्लेन, कन्नड़ प्लेन कौन सा एरिया है, जो आपका कर्नाटका वाला पार्ट है और ये सेंट्रल पार्ट होता है। देन आता है मालाबार कोस्ट, जो आपका मालाबार कोस्ट वाला पार्ट है, और ये केरला का पार्ट आता है। ठीक है, देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये वाइडर और बहुत लेवल के हैं, वाइडर लेवल पे होते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल यानी जो, एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये ईस्टर्न आएगा, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आएगा। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वाइड है, और ये मतलब वाइड लेवल पे हैं, और ये रन करते मतलब बे ऑफ बंगाल के साइड में आते हैं। और ये टू पार्ट्स में मेनली इसको डिवाइड किया हुआ है, दो पार्ट्स में है ये। एक तो नॉर्दर्न पार्ट है जिसको नॉर्दर्न सिकर बोलते हैं, जो उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, और सदर्न पार्ट को जो है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। कोरोमंडल कोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने टाइम पे, यानी जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री थी, यहाँ पर जो थे, जो किंग्स रूल किया करते थे, चोला डायनेस्टी रूल किया करते थे, जिसके राजा थे राजराजा वन महेंद्र वर्मन, है ना। तो ये किंग्स जिन्होंने बहुत फेमस बृहदेश्वर टेम्पल और चोल टेम्पल्स काफी इन्होंने बनवाए थे। तो वो जो चोला किंग्स हुआ करते थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो चोल बोल नहीं पाते थे, तो वो कौरव बोलते थे। तो चोला मंडल यहाँ पर उनका जो मतलब एरिया था, उसको इन्होंने कोरोमंडल नाम दिया। तो तब से इसका नाम कोरोमंडल कोस्ट ही है, मतलब कोरोमंडल ही बुक कहलाता है, तो इसका चोला से नाम निकला हुआ है कोरोमंडल। ठीक है, तो कोरोमंडल कोस्ट है। और ये एक्सटेंसिव डेल्टाज यहाँ पर बनते हैं, जो लार्ज रिवर यहाँ पर फ्लो होती है, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये रिवर्स जो मेजर रिवर सिस्टम है जो सदर्न इंडिया है। तो ये जो रिवर सिस्टम है यहाँ पर ये काफी अच्छे डेल्टास बनाते हैं। देखिए डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जब नदी जो होती है समुद्र में मिलती है, तो समुद्र में जब नदी मिलती है, तो वहां पर क्या होता है, नदी अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट सेडिमेंट्स लेके आती है। तो वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब नदी वहां पर मतलब जो समुद्र में मिलती है तो वो हो जाती है, तो फिर वहां पर वो सेडिमेंट्स जो होता है वो इतने ज्यादा हो जाता है कि वो नदी के किनारे पर ही, मतलब जो वो बाउंड्री होती है ओशियन की और नदी की, वहीं पर ही वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एक फैन शेप में बन जाता है। तो वो जो फैन शेप वाला एरिया होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है ना, नर्मदा एंड तापी, ये डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये रिवर्स जो होती है ये रिफ्ट वैली में से बहती हैं। रिफ्ट वैली में इनको इतना सारा जो सिल्ट होता है, जो मतलब सेडिमेंट्स होते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो ये एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, यानी सी के साथ मर्ज होकर एस्चुरीज बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। बट जो हिमालयन रिवर्स हैं और जो सदर्न हिल्स की जो रिवर्स हैं, ये क्या करते हैं, हिल्स से बहती है, माउंटेन से बहती है, तो ये अपने साथ बहुत सारे एलुवियम्स लेके आती हैं। तो वो एलुवियम क्या होता है, इतना ज्यादा हो जाता है नदी जब समुद्र में मिलती है, तो वो वहीं पर जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नदी टूट जाती है, बिखर जाती है, और वो वहीं पर इकट्ठा करके रख देती है, और वहीं पर वो फैन शेप ले लेता है, और उसी को डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, देन चिलिका लेक जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो चिलिका लेक जो है वो इनफैक्ट एशिया की सबसे लार्जेस्ट जो यू नो सॉल्ट वाटर लेक है, जिसको ब्रेकिश वाटर लेक बोलते हैं। तो इंडिया की भी ये मतलब बहुत लार्जेस्ट, और पूरे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट जो है वो चिलिका लेक है, जो ब्रेकिश वाटर लेक है। इनफैक्ट ये वेटलैंड भी इंडिया की सबसे फर्स्ट वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया था इसको रामसार कन्वेंशन 1971 में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक जैसे बोलते हैं ना बायोडाइवर्स एरिया, यहाँ पर बहुत सारे जो माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी यहाँ पर आते हैं। एक आपका राजस्थान में जो केओलाडियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर भी आते हैं, तो वो भी यहीं पर ईस्टर्न कोस्ट पे ओडिशा वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो कोस्टल प्लेन ये देखिए जो ये वाला एरिया है ना, ये सारे कोस्टल प्लेन है, यानी जो ओशियन बाउंड्री को शेयर करते हैं। देन आते हैं हम लोग जो आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया के पास मेनली मेनली 2 आइलैंड्स है। आइलैंड का मतलब क्या होता है, द लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ लैंड मास होता है उसको आइलैंड्स बोलते हैं। और बहुत सारे आइलैंड्स जहाँ पर होते हैं, यानी जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, यानी जो चेन ऑफ आइलैंड्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आर्कीपेलेगो, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया जो है वो टोटल 17,000 आइलैंड से मिलके बना हुआ है, तो उसको आर्कीपेलेगो बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास मेनली 2 ही आइलैंड्स हैं, एक तो है अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड में, और दूसरा है सेकेंड है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो आपका मेनली पड़ता है अरेबियन सी में वेस्टर्न साइड में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आइलैंड्स में। तो देखिए अब जो ये आइलैंड्स हैं, तो ये आइलैंड्स देखिए मैंने आपको बताया लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो लक्षद्वीप जो आइलैंड्स है ये मेनली 35-36 आइलैंड से बना हुआ ग्रुप है, और ये मेनली कोरल आइलैंड्स है, यानी जो कोरल होते हैं कोरल्स उन्होंने बनाया हुआ उनसे बना हुआ है। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ये करीब 500 प्लस 562 या 574 के आसपास ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और इन आइलैंड्स की खास बात ये है कि ये किसी चीज से बने हुए नहीं है। जो ये हिमाचल की पहाड़ियां है ना, जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हम लोगों ने देखी थी नॉर्थ ईस्ट में, वही पहाड़ियां जो है सबमर्ज हो गई है अरेबियन सी में। लेकिन अरे थोड़े से दूरी के मतलब थोड़े से डिस्टेंस के बाद वो पहाड़ियां जो है वो पानी के ऊपर आ जाती हैं। तो वही लैंड मास जो है, यानी जो हिमाचल की पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, उन्हीं का जो सब मतलब जो अपर पार्ट है, जो पानी में ऊपर दिखाई दे रहा है, जो लैंड मास बन गया है, वही अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार जो है दोनों यूनियन टेरिटरी इनको डिक्लेयर किया हुआ है। और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कावाराती, और अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और ये जो आइलैंड्स हैं, देखिए अब लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरेबियन सी में है, यानी वेस्टर्न साइड में है। इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है वो कावाराती आइलैंड जो मैंने आपको बताया इसकी कैपिटल है। और ये जो आइलैंड्स है मेनली बहुत बायोडाइवर्स है। बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर जो फ्लोरा और फौना है, फ्लोरा मतलब जो प्लांट स्पेशीज हैं, और फौना मतलब जो एनिमल स्पेशीज हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब इनकी डाइवर्सिटी मतलब बहुत डिफरेंट वैरायटी के यहाँ पर फ्लोरा फौना पाए जाते हैं। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये बिगर हैं साइज में, मतलब ये लक्षद्वीप आइलैंड से बड़े हैं, और यहाँ पर ज़्यादा आइलैंड है। मैंने बताया ना यहाँ पर करीब आपके 32 के आसपास आइलैंड्स, और यहाँ पर 500 प्लस आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स जो है इनको हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप पे। अंडमान जो है वो नॉर्दर्न साइड में है, और निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो सदर्न साइड में है। और ये आइलैंड में भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स रिच एरिया है, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड। देखिए अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं ये मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जाने के लिए यू नीड टू टेक द ILP इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। और यहाँ पर मतलब क्योंकि यहाँ पर जो बहुत पुरानी ट्राइब्स हैं लाइक शॉम्पेन्स ट्राइब्स है, जारावा ट्राइब्स है ना, अंडमानीज ट्राइब्स है, तो वो बहुत पुरानी ट्राइब्स है और उनका अपना ही कल्चर है, अपना ही उनका लाइफस्टाइल है। तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में विजिट करने की परमिशन मिलती है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है ये ग्रेट बहुत हमारे लिए इकोनॉमिकली, क्योंकि देखिए टूरिज्म, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं तो इकोनॉमिकली ये टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं। और स्ट्रैटेजिक इसलिए क्योंकि इंडियन ओशियन में है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इनफैक्ट हमने अपनी जो मरीन हमारी जो नेवी है उसको भी यहाँ पर उसका भी एक बेस कैंप बनाया हुआ है। तो टूरिज्म पोटेंशियल यहाँ पर मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, सिक्योरिटी के लिए भी बहुत कंसर्न है, ट्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए फिशिंग वगैरह और जो भी मतलब जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मरीन लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिच है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसका ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। माइग्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं। आर्म्स की स्मगलिंग भी यहाँ पर काफ़ी होती है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज मैंने बताया आपको फ्लोरा फौना, उनकी भी स्मगलिंग यहाँ पर काफ़ी होती है। फिर आता है कंट्रोल ऑफ इंडियन ओशन। अब देखिए अगर ये वाला पार्ट किसी कंट्री के अंडर में आ जाता है, जैसे हम लोग अभी चाइना की अगर बात करें, क्योंकि वो इंडिया को नीचे पानी में तीनों तरफ से घेर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और इंडिया का एकदम कंट्रोल इंडियन ओशन पर आ जाएगा जिस कंट्री ने इन आइलैंड्स को कवर कर लिया।
देन लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है, देखिए लक्षद्वीप जो ये लिखा है, देखिए यहाँ पर 36 कोरल आइलैंड्स हैं जो लक्षद्वीप आइलैंड को मिलकर बनाते हैं, और केवल इनमें से 10 आइलैंड्स ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और इनमें से भी जो 6 हैं वो खाली ओपन, मतलब ओनली 6 आइलैंड्स जो है वो टूरिज्म के लिए ओपन है, ठीक है। बाकी के जो आइलैंड्स है वो अनइनहेबिटेड है, मतलब वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं। और ये टोटल एरिया इसका भी करीब 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और इन आइलैंड्स में मेनली कोरल डिपॉजिट्स आते हैं, जैसे अटोल्स होता है। अटोल्स क्या होता है, जो सर्कुलर या हॉर्स की जो शू शेप में कोरल रीफ यानी जो कोरल बना देते हैं, ठीक है। देन लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है ये कावाराती, इसकी कैपिटल है कावाराती है, यहाँ पर कारावती नहीं है। ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, देखिए कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब ये होता है जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल वर्क है, जो भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो लेजिस्लेटर्स होंगे, वो उस एरिया में आपको मिल जाएंगे। तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इनकी कैपिटल में है। और ये जो आइलैंड ग्रुप्स है यहाँ पर भी बहुत डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना का मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ईस्टर्न साइड में जो अंडमान निकोबार है इन द बे ऑफ बंगाल, और वेस्टर्न साइड में लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ ही देखिए चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है, बट स्टिल अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है आप लोगों को समझना है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू।